नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4:50 हो चुके हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का, और आज राष्ट्रवाद में मेरी मौजूदगी एक बार फिर से भोपाल में, भोपाल के एक पेट्रोल पंप पर। और एक बार फिर से देश में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल डीजल दोनों के दाम बढ़े हैं। कांग्रेस इस पर हमलावर है, लेकिन इन सबके बीच एक सियासत विदेश में चल रही है, और सियासत चल रही है ये दावा करने के लिए कि सरकार गिरने वाली है। राहुल गांधी ने दावा किया कि 1 साल में सरकार गिरेगी। सपा इस रेस में थोड़ी सी आगे निकल गई। वो कह रही है 1 साल तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 6 महीने में ही सरकार गिरने वाली है। सवाल है कि सियासत में इन दो लड़कों के पास ये सरकार गिरने वाला सोर्स क्या है। सवाल ये है कि वैश्विक संकट की वजह से अगर देश में तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो इस पर सियासी संग्राम क्यों है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि ये भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी, जबकि सरकार का मैंडेट तो अभी मिला हुआ है। क्या पीछे कोई साजिश है जो बीजेपी दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी भी इस रेस में है। सवाल ये किस तरीके के दावे क्यों बीजेपी पलटवार में कह रही है कि कांग्रेस ही दो फाड़ में हो जाएगी, सरकार तो खड़ी है मजबूती से अपनी जगह। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। राहुल गांधी अब कांग्रेस नहीं रहा, ये बन गए राहुल मियां। 1 साल तो बहुत बड़ा समय कह दिया। अगर हालात ये रहे तो 6 महीने के अंदर ही सरकार गिर जाएगी। बहुत जल्दी 1 साल के अंदर कांग्रेस भी दो फाड़ होगी। इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है और वो संभाल नहीं पा रहे हैं। सांप्रदायिकता का क्लोरोफॉर्म सुखा के आप लुट रही है उसकी। पेट्रोल डीजल के दाम में चौथी बार बढ़ोतरी से देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। लेकिन एक तरफ जहां महंगाई को लेकर विपक्ष की चढ़ाई है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी की पीएम मोदी से डायरेक्ट लड़ाई की तस्वीर सामने आ रही है। कांग्रेस अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में राहुल ने 1 साल में मोदी सरकार के गिरने का बड़ा दावा किया, तो पलटवार में बीजेपी ने राहुल को अराजकता फैलाने वाला बता दिया और 1 साल में कांग्रेस में टूट फूट और विद्रोह तक का दावा कर दिया। अगर तुम्हारा मकसद राहुल गांधी अराजकता फैलाना है तो हमारा भी संकल्प है भारत को और मजबूत बनाना है। अभी बहुत जल्दी 1 साल के अंदर कांग्रेस भी दो फाड़ होगी, कांग्रेस भी टूटेगी। और देखिएगा, इस नकली गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस में ही विद्रोह होगा। जब कांग्रेस पार्टी के अंदर नकली गांधी परिवार का विरोध होगा तो ये विदेशी धरती पर होंगे और भाग जाएंगे भारत छोड़कर। बीजेपी केवल राहुल के बयानों पर ही नहीं, बल्कि उनकी विचारधारा पर भी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी कर दी। राहुल गांधी अब कांग्रेस नहीं रहा, ये बन गए राहुल मियां। माओवादी मुस्लिम कांग्रेस इन्होंने बना दिया है, और गलतफहमी में ना रहें, देश मोदी जी के साथ। बीजेपी राहुल पर आक्रामक है, तो दूसरी ओर विपक्ष पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर मोदी सरकार को घेर रही। राहुल ने कहा, महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अर्थव्यवस्था के ध्वस्त होने का बड़ा आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने तो सीधा सवाल दाग दिया कि सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं कि रूस ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीदा जा रहा। वहीं सपा के आशुतोष वर्मा ने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सरकार का टिकना मुश्किल है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी भी दे दी। मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है। ये तो एवरी अल्टरनेटिव्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है और वो संभाल नहीं पा रहे हैं, और सिर्फ उनके पास कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय और उनके खिलाफ बोलने के सिवाय और कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो तेल और गैस रशिया और ईरान से नहीं खरीद रहे। 1 साल तो बहुत बड़ा समय कह दिया। अगर हालात ये रहे तो 6 महीने के अंदर ही सरकार गिर जाएगी। लेकिन मैं कांग्रेस को भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ अपने कमरों में बैठ के स्टेटमेंट देने से सरकारें नहीं जाएंगी। उसके लिए आपको मजबूती से जमीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। विपक्ष के इस महंगाई वार पर बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों में वैट को लेकर आईना दिखा दिया और दावा किया कि बीजेपी की सरकार न सिर्फ स्थिर है बल्कि मजबूत भी है। ये सरकार स्थिर भी है, मजबूत भी है, और अंगद के पांव की तरह है। 100 राहुल गांधी भी आ जाए तो हिला नहीं पाएंगे। कांग्रेस शासित राज्य जिनमें वैट सबसे ज्यादा है, तेलंगाना में
35%, केरला में 30% और आगे मैंने बताया 3-4 रुपए और कर्नाटका में 29%। तो वो क्यों नहीं घटाते? महंगाई के मुद्दे पर छिड़ी सियासी जंग में बयान लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। विपक्ष इसे जनता की जेब पर डाका बता रहा है तो बीजेपी से राजनीतिक हताशा और भ्रम फैलाने की कोशिश करार दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पेट्रोल, डीजल और महंगाई का मुद्दा आने वाले दिनों में सरकार के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बनेगा या फिर बीजेपी इसे भी विपक्ष पर पलटवार के हथियार में बदल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पेट्रोल पंप पर हूं। आप देखिए यहाँ पर तेल की कीमत जो है मीटर पर, मैं अगर आपको तस्वीर दिखा दूं, 114 रुपए 53 पैसे ये आज की डेट में पेट्रोल यहाँ पर मिल रहा है बढ़ी हुई कीमतों के बाद। तो ये बातचीत है। यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं लगातार तेल भरवाने के लिए। अब लग रहा है कि महंगा हो गया है तेल। बहुत ज्यादा। कितनी मुश्किल हो रही है? काफी ज्यादा। जो रेगुलरली अगर थोड़ा बहुत कमा रहे होंगे तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा। ओवरऑल बजट कितना बढ़ गया महीने का? 300-400 रुपए। 300-400 रुपए बाइक में बढ़ गया। हाँ। जबकि एवरेज ठीक है भाई। हाँ। तो ये स्थिति है। देखिए कुछ एक शख्स से हमने बातचीत की कि तेल भरवाने को लेकर क्या मुश्किलात आ रही हैं। ये हर जगह लोगों की समस्याएं आ रही हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही है तो पॉकेट पर बोझ बढ़ रहा है। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवा देता हूं। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अश्विनी मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र यादव, आप तो रेस में बहुत आ गए कांग्रेस से कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। जरा सोर्स बताइए कैसे गिरेगी? राकेश पांडे जी, जिस देश में युवाओं की आकांक्षाओं पर डाका डाला जा रहा हो, नीट के अभ्यर्थियों के पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक का शतक बनाया जा रहा है, पेट्रोल की कीमत में शतक बनाया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को अब जवाब देने का वक्त आ गया है कि इस देश का युवा क्या करे, इस देश का किसान क्या करे, इस देश का व्यापारी क्या करे, किसके पास कौन सा रास्ता है वो भारतीय जनता पार्टी अब जरूर बताए। आज भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियाँ हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो चॉकलेट डिप्लोमेसी है उसकी वजह से पूरा देश संकट में आ गया है। और इस महासंकट से देश कैसे बाहर निकलेगा उसका मात्र एक रास्ता है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से जाना ही होगा। अब सत्ता से जितने जल्दी चली जाएगी देश का संकट उतने जल्दी टल जाएगा। तो भाई वो तो आप मुझे में ना धर्मेंद्र यादव, आप पेपर लीक पर उठाइए, बिजली पर बातचीत करिए, महंगाई पर बातचीत करिए, सारे मुद्दों पर सरकार को घेरिए, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं 6 महीने में सरकार कैसे गिर जाएगी ये तो बताइए। जो सरकार इस देश के युवाओं के साथ नहीं खड़ी हो, उनके भविष्य को चौपट कर दे, जो सरकार इस देश के किसानों को के साथ खड़ी ना हो, उनकी खेती को चौपट कर दे, जो सरकार इस देश के आम नागरिक के साथ खड़ी ना हो, ऐसी बिजली महंगी दे, त्राही मच जाए, रोजगार ना दे, उसका रहने का हक सरकार को अगले 5 साल के लिए। मुझे बताइए अगले 6 महीने में सरकार कैसे गिरेगी? सरकार आपकी नजर में लाख असफल हो, लाख फेल हो हर मुद्दों पर, मैं पूछता हूं 6 महीने में सरकार कैसे गिरी ये बताइए। आप मुझे एक कारण बता दीजिए जिससे भारतीय जनता पार्टी को सरकार में रहने का हक हो, आप मुझे बता दीजिए। युवाओं के सवाल पे बता दीजिए। धर्मेंद्र भाई, आपके कारण बताने या मेरे कारण बता देने से सरकारें नहीं गिरा करती हैं। नहीं धर्मेंद्र भाई, आपके या मेरे बता देने से सरकारें नहीं गिरा करती हैं। सरकारें चलती हैं चुनाव से, सरकारें बनती चुनाव से और सरकारें गिरती भी चुनाव से इस देश में। और लोकतंत्र का संविधान और लोकतंत्र यही कहता है कि देश में सरकार बनेगी संविधान, लोकतंत्र चुनाव से और गिरेगी भी चुनाव से। तो भाई अगर ये सरकार जानी है तो अगले चुनाव का वेट करना पड़ेगा। अगला चुनाव 29 में होने वाला है। मिड टर्म की कोई संभावना दिखती नहीं है क्योंकि जो सारे सहयोगी हैं उनमें से कोई यह संकेत नहीं है कि छोड़कर चला जाएगा। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है राकेश पांडे जी। जनता ने वोट दिया है, अगर वो जनता अपना बहुमत वापस ले लेगी, आप क्या कह रहे हैं? कहां निकलेंगे मुझे बताइए। तो जनता क्या करेगी? जगह जाके बात जनता सड़क पर उतारेगी। सड़क आप जो है बांग्लादेश, आप बांग्लादेश की बातचीत, नेपाल की बातचीत, श्रीलंका की बातचीत आप कर रहे हैं, वो सपना है आपका। स्मार्ट मीटर के नाम पर पूरे उत्तर नहीं धर्मेंद्र यादव, देखिए मुद्दों, या तो मुद्दों की बातचीत करिए तो भाई 29 की बातचीत होगी। धर्मेंद्र भाई, या तो मुद्दों की बातचीत करिए तो 29 चुनाव की बातचीत, या यूपी में 27 की बातचीत है। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं 29 से पहले मोदी सरकार गिर जाएगी, तो कैसे? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका आपका सपना है? राकेश पांडे जी, मोदी सरकार बैसाखी पे चल रही नहीं चली मुझे बताइए। जिन बैसाखी का सहारा ले रही है उनकी भी जवाबदेही जनता पूछेगी। तो कौन छोड़कर जा रहा है? सवाल किया जाएगा। जेडीयू छोड़कर जा रही है। नीतीश कुमार बिहार से छोड़कर चले आए दिल्ली, वो छोड़ने तो जा नहीं रहे हैं, वो छोड़ने तो जा नहीं रहे हैं। उधर आंध्रा में भी कोई उम्मीद तो है नहीं। सोर्स बताइए ना भाई, कैसे सरकार गिरेगी? मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, इस देश में अगर महंगाई बढ़ गई है और हर आदमी महंगाई से त्रस्त, आप जिस पेट्रोल पंप पे खड़े हैं
वहां का युवा भी कह रहा था कि मैं परेशान हूं। अगर वो युवा परेशान है तो सरकार को रहने का हक कहां से है, मुझे बताइए। हाँ, बिल्कुल परेशान है। नैतिक इस्तीफा दे देना चाहिए। देश के क्या करेगा जाकर युवा सरकार का? अरे कैसे गिरेगा? फाइल में मौज मस्ती राधिका करते हैं। खेड़ा, और देश 3 को मिनट क्राइसिस की में झोंक देते जद्दोजहद, हैं। उसके लिए 3 मिनट की जद्दोजहद की सोच बताइए सरकार कैसे गिरेगी। तो अब आए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की सरकार नैतिक रूप से छोड़ दे। सभी को नमस्कार। राकेश जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने 3 बातें करी। एक, बताइए कैसे हक है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहने का? भाई हक इसलिए है क्योंकि जनता ने हमें वोट देके तीसरी बार चुना के यहाँ पे भेजा है। दूसरी चीज उन्होंने कही जनता मालिक है। बिल्कुल जनता मालिक है, इसलिए टूटी चोरों को घर बैठा दिया है, और जो देश की सेवा करते हैं, देश को प्रगति पे लेकर। मैं आपके बीच में नहीं बोली, राकेश जी प्लीज इनको म्यूट करा दीजिए। मैं इनके बीच में नहीं बोली। महिला देके धमकी किसी और को देना, ये धमकी किसी और को देना। राकेश जी प्लीज इनको म्यूट कराइए। मैं ऐसे डिबेट नहीं टोटी का तलब रखती हूँ तो बताइए मुझे। भाई टोटी चुराइए, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, 1 मिनट मैं बीच में आता हूँ, राकेश पांडे से भिजवाइए इनको टोटी जल्दी से जल्दी। नहीं, ठीक है। वहां पे पेट्रोल पंप पे भी टोटियां हैं। मैं आता हूं बीच में, मैं आता हूं बीच में। 1 मिनट। अरे धर्मेंद्र यादव, मैं आता हूं, या तो आप खुद फैसला कर लीजिए। आपने मुझे अगर बीच में लाया तो मेरी सुनिए फिर। अब राधिका खेड़ा सुनिए, अगर आप इनके पार्टी के सबसे बड़े नेता को किसी खास शब्द या किसी खास उपाधि से आप देंगी तो वो जाहिर सी बात है वो कैसे सुनेंगे, वो तो बीच में आएंगे। तो या तो तार्किक तौर पर बातें कर लीजिए, तर्कपूर्ण बातें कर लीजिए। ऐसे ना, हाँ, मुझे नहीं पता था राकेश जी कि धर्मेंद्र यादव अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। मैंने तो कहा था टूटी चोरों को बाहर निकाल दिया अगर ये अपने ऊपर ले रहे। मैंने तो ना समाजवादी पार्टी का नाम लिया, ना मैंने अखिलेश यादव का नाम लिया, और ना ही मैंने धर्मेंद्र यादव का नाम लिया। मैंने बस इतना कहा हो रहा है आपके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री क्या करे बताइए मुझे। नरेंद्र मोदी को नाचने वाला बोल रहा है इजराइल का प्रधानमंत्री, आपके मुंह से जवाब नहीं आ रहा है। धर्मेंद्र भाई सुनिए, अब सुनिए सर, सुनिए प्लीज। मैं बाहर हूं, धर्मेंद्र भाई सुनिए, आपका ऑब्जेक्शन बहुत वाजिब था और मैंने उस पर संज्ञान में लिया और उस पर राधिका से कहा भी। अब सर प्लीज उससे उनके जवाब को सुनिए, रुक जाइए। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मैंने कहावत लाइव होते आपके आज चैनल पे देख ली। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी का नहीं लिया, किसी प्रवक्ता का नहीं लिया, किसी नेता का नहीं लिया। मैंने बस इतना कहा कि हम लोग काम कर रहे हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, देश को आगे लेकर जा रहे हैं, इसलिए जनता ने जो मैंडेट दिया वो हमें दिया और टोटी चोरों को भगा दिया। अब इनको क्यों पर्सनली लेना था, ये खुद जाने। चोर की दाढ़ी में तिनका, और मैं इस बात पे कायम रहूंगी कि टूटी चोरों को, जो चोर है उनको भगाया। अरे पेट्रोलियम मिनिस्टर का नाम लीजिए। देखिए बोल रहे हैं 14 बरस की मैंने किसका नाम लिया राकेश जी? बीच में बार-बार बोलेंगे तो मैं ऐसे नहीं कर सकती। आप प्लीज 7.5 किसानों की जान ले ली, आपके मुंह में जबान नहीं निकली। धर्मेंद्र भाई सुनिए, धर्मेंद्र भाई प्लीज सर, प्लीज आपने जो विरोध, मैं यहाँ पर आता हूँ, प्लीज धर्मेंद्र भाई अगले 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे, और आपने जो विरोध दर्ज करा मैं आपके उस विरोध के साथ हूँ। मैंने अपनी लाइन स्पष्ट कर दी, अब सुनिए उनकी बात को राधिका, और प्लीज इस बात को अवॉइड करते हुए अपनी बात रखिए। 2014 से पहले 2013 की रैलियों में जब चुनाव आने वाले थे तो राहुल बाबा लगातार कहते थे कि देश में गुब्बारा उड़ रहा है और मोदी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे। क्या हुआ? मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। 2019 चुनाव के पहले 2018-19 के समय पे राहुल गांधी हर रैली में नारा देते थे, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, लिख कर ले लो। नरेंद्र मोदी 2019 में दोबारा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? जनता ने मोदी जी को उससे भी ज्यादा बड़ी बहुमत से वापस भेज दिया। फिर अब आइए 2024 में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद राहुल गांधी ने बोलना शुरू कर दिया, ये सरकार तो बहुत कमजोर है, ये सरकार तो बैसाखी पे है, ये तो 2 महीने भी नहीं चलेगी। 2 साल पूरे हो गए और ये बैसाखियों की बात कर रहे थे। हो सकता है इनमें, इनके घरों में, इनकी पार्टी में बैसाखी पे लोग रहते होंगे क्योंकि परिवार में आपस इतना झगड़ा है। नेताजी ने किस तरीके से अपने बेटे को नहीं बनने दिया, बेटे ने किस तरीके से पिताजी के साथ क्या किया, वो वीडियो सार्वजनिक है। मैं फिर कहूंगी तो ये पॉपकॉर्न बन के कूदने लगेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी के साथ क्या किया था ये पूरा देश जानता है। तो ये लगातार गुजरेंगे। और मैं आपको एक असली एग्जाम्पल भी बताती हूँ। 2014 के चुनाव के पहले राकेश जी, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया टीम के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग करी और ना मैं उसमें क्या कहा, उन्होंने कहा, सबने उनसे पूछा कि क्या राहुल जी हम वापस सत्ता में आएंगे? तब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कहा कि सब अपने हाथ में एक पेपर लीजिए, और ये फैक्ट है, ये आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कांग्रेस के। उनको सबको कहा, वहां पे मैं भी वहां बदकिस्मती से बैठी हुई थी, तो कहा कि एक कागज ले लीजिए। वो कागज सबने लिया और कहा अब पेन उठाइए और लिखिए यूपीए 3 बनने जा रही है। लिखा सबने। फिर उन्होंने कहा उसको ऐसे करके फोल्ड करिए और अपनी जेब में रख के भूल जाइए, और जब नतीजे आएंगे जून के बाद तो आप उसको अपनी जेब से निकालिएगा और देखिएगा जो मैंने कहा सही है। तो मत भेदिए, सच में ऐसा कहा था।
और सोचो कि मेरी हालत क्या आपने हुई लिखा होगी था। जब वो आदमी ये कह रहा था और राधिका, तब तक आपने उसका लिखा था। इंटरव्यू हो आपने चुका था लिखा था टाइम्स नाउ का। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ राधिका, आपने लिखा था कागज पर? राधिका, आपने लिखा था कागज पर? अब वो मेरे बॉस थे उस वक्त, सर्वे थे, लिखना पड़ा राधिका जी, था। आपने लिखा था कागज? लिखना पड़ा था, मजबूरी हाँ। थी। राकेश जी क्या करते? तो सवाल और कर मैंने रखना घर था आके राधिका जी। अपनी माता जी अगर को वो कागज आप जरूर आज दिखाया दिखाकर था। कहती तो ज्यादा अपनी बात को साबित करती। वो कागज आपको आज तक रखना चाहिए था राधिका जी। आग लगा दी थी मैंने वो उस आज तक आपको पे। कागज रखना झूठ के चाहिए था। बाद आग लगा दी थी मैंने उसमें उसके बाद, क्योंकि हमारे नहीं नहीं सब नहीं आग लग नहीं गई नहीं थी देश की। नहीं रखना चाहिए था। अश्विनी मिश्रा, आपका सोर्स क्या है भाई? राहुल गांधी का सोर्स क्या है कि एक साल में सरकार गिर जाएगी? बीजेपी कह रही है अराजकता फैलाने की साजिश है। आपका सोर्स क्या है? ऋतुराज जी हंसिए नहीं, सच्ची कहानी बताइए मैंने। राकेश जी, पता नहीं भाजपाइयों को चोटी का इतना शौक क्यों है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। टोटी किसने चुराई किसने नहीं पता, पर इजराइल में जाके नागिन डांस तो नहीं किया किसी ने। जैसा हम इजराइल में जाके नागिन डांस तो किसी ने नहीं किया। क्या हो रहा है? इजराइल में नागिन डांस की बात कर रहे हैं। किसी ने नहीं किया। क्या है ये? मैं राधिका जी किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जैसे मैं आप भी किसी किसी का का नाम है नहीं ये? लिया, हम यहाँ पे नाच मेरा कर रहे अश्विनी हैं, मिश्रा, क्या है ये? कर रहे हैं। बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। मैं बताइए ना। अश्विनी मिश्रा, क्या है ये आपका देश के प्रति सम्मान है? देश के सर्वोच्च पद के प्रति आपका ये सम्मान है? मैं तो पूछ रही हूँ कौन नागिन की बात कर रहे हैं? नागिन का नाम बताइए ना। पांडे जी, आप जो राहुल पांडे जी, मैंने किसी का नाम नागिन लिया? का नाम बताओ। मैंने किसी का नाम लिया? किसकी बात कर रहे हो? देखा, सच बात आप कड़वी तो लग राहुल जाती गांधी है, के बहुत बब्बर ज्यादा शेरों कड़वी लग बताइए ना, जाती है नागिन कौन है? हम जानना बहुत चाह ज्यादा रहे हैं। कड़वी लग जाती है पांडे जी। अरे मैं तो पूछ रही हूँ कौन है नागिन राधिका जी, मैं आपसे भाई? बात ही नहीं कर रहा। नागिन राधिका का जी, भाई। मैं आपसे बात करने की क्षमता नहीं रखता। आप बदकिस्मती से कांग्रेस में थी, अब कांग्रेस की बहुत अच्छी किस्मत हो गई कि अब आप कांग्रेस में नहीं है। मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा। मैं राकेश पांडे जी को जवाब दे रहा हूँ। आपसे तो बहस नहीं कर रहा। नहीं, ठीक है अश्विनी भाई, मेरी बात का आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन राधिका ने पलटकर ये पूछा कि भाई नागिन डांस कौन कर रहा था, ये बता तो दीजिए। तो आपको जवाब देना चाहिए सर। डिबेट ऐसा थोड़ी कि सिर्फ समझ जाएंगे, व्यूअर्स को पता है कौन जाके वहां नागिन डांस किया। व्यूअर्स को समझ में आ जाएगा। राधिका जी को समझाने के लिए नहीं बैठा मैं, ठीक है? तो नाम ले लीजिए। रही बात क्यों नहीं खेलेंगे खेलेंगे आपके शो पे? आज की डिबेट की, ये डिबेट है कि केबीसी है? रही बात आज की डिबेट कांग्रेस के साथ खेलेंगे तो सब पप्पू फेल हो जाएंगे। क्या करे राकेश जी? ये तो फेयर नहीं है। इनका अच्छा, सवाल भी नहीं आता, जवाब भी नहीं आता, खुद ही सवाल बोलते हैं। राधिका जी, ठीक है, आपका काउंटर आया, ठीक है, आपने सवाल पूछा, अब जवाब देना नहीं देना अश्विनी भाई का काम है। 1 मिनट इनको दीजिए बोलने के लिए। बोलिए अश्विनी भाई। राकेश जी, आप देखिए, पहले 3 रुपए जब पेट्रोल बढ़ाया गया था तो मीडिया चैनल्स में बैठ के डिबेट की गई कि 3 ही रुपए तो बढ़ाया है, इतनी महंगाई हो रखी, क्रूड ऑयल कितना महंगा हो गया है। धीमे धीमे करते करते 8 रुपए बढ़ चुका है अब तक। और ये धीमे धीमे जो बोलते हैं ना स्लो पॉइजन, सरकार देश को पिला रही। आपके प्रोग्राम का नाम है राष्ट्रवाद, बट मोदी जी ने राष्ट्र कर दिया बर्बाद। असली हकीकत ये है, आप देखेंगे पिछले 12 सालों में जब ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस कम था तब इन्होंने पेट्रोल प्राइस कम नहीं किया, और ऐसा करते करते 45 से 50 लाख करोड़ कमाए गए। अब जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ा रहे हैं, क्यों? बहाना क्या दे रहे हैं? क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है। अरे जब कम था तो कम भी करिए। ये कौन सा लॉजिक है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो बढ़ेगा, पर जब घटेगा तो घटेगा नहीं? ये तो जनता अल्टीमेटली, आप भी जानते हैं हमारे पांडे जी, कि पेट्रोल की प्राइस। मैं अश्विनी भाई इस बात का जवाब दूंगा राधिका से, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए सर। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया अश्विनी भाई, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। 1 साल में सरकार कैसे गिर रही है बताइए मुझे। मैं वही समझा रहा हूं, जब महंगाई बढ़ेगी तो जो इनकी जो 2 बैसाखियां हैं, शायद उनके अंदर एक मोरलिटी जागे, उनको लगे कि जो झूठे वादे इन्होंने जनता से किए हैं, मोरल ग्राउंड की बात करते हैं हम, कि मोरल ग्राउंड पे उन लोगों को इनसे इस्तीफा वापस लेना चाहिए, इनसे सरकार समर्थन वापस लेना चाहिए, क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर के झूठ बोलता हो। ठीक है सर। अब एक बात और जवाब दे लीजिए। एक बात और फिर मैं राधिका के पास जाऊंगा कि एक और ऑब्जेक्शन आ रहा है कि भाई आप अपने शासित राज्यों में, तेलंगाना में तो 118 रुपया तेल है, वहां पर बैठ क्यों नहीं घटाते हैं जहां पर आप कम कर सकते हैं? पांडे जी, बैठ बिहार में भी चेक कर लीजिए, वहां बीजेपी शासित है। आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ती जाएगी और आप पैकेजिंग कॉस्ट कम करो।
बैट जो है सर स्टेट को लगाना पड़ता है स्टेट चलाने के लिए। अगर मेन प्राइस बढ़ाते जाओ, आप बोल लो कि प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई अगर पैकेजिंग कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है। अब राधिका, मैं समझ गया। मैं राधिका खेड़ा से एक जवाब। राधिका ठीक है। अश्विनी भाई समझ गया, रुक जाइए। राधिका, एक तो बात जो आप लोग अराजकता फैलाने की बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस ने ये क्लियर कट कर दिया कि अराजकता नहीं, उनकी ये सोच है कि जो आपके साथी है, चूंकि आप बहुमत में नहीं है अकेले पार्टी के दम पर, तो वो साथी छोड़ देंगे मोरालिटी के नाम पर। नंबर एक बात। दूसरा, कह रहे हैं कि बैट तो राज्यों को लगाना पड़ता है, इसलिए लग गया। दो चीजें, पेट्रोल की चर्चा हुई और मॉरल की। मॉरल से शुरुआत करते हैं और मुझे दोनों बात पे जवाब देने का मौका दीजिएगा राकेश जी, चाहे कोई बीच में जितना भी टोक ले। मॉरल्स की बात कर रहे हैं तो मुझे जहां तक पता है हमारे मॉरल्स वहां पे आते हैं कि अगर मेरे पिता का कोई कातिल हो तो मैं उसके साथ सत्ता में सरकार नहीं बना सकती और 2 मंत्री पदों के लिए भीख नहीं मांग सकती। अब आपको याद होगा हफ्ता भर पहले ही राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी थी और उसके 2 दिन पहले, महज 2 दिन पहले, टीवी के एक्टर साहब जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उन्होंने क्या किया, मेरे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के कातिल प्रभाकरन को होमेज एंड ट्रिब्यूट्स पे करी, श्रद्धांजलि अर्पित करी। उसके बाद क्या हुआ, मुझे पीड़ा हुई क्योंकि राजीव गांधी जी मेरे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री थे, चाहे मैंने उनको वोट दिया नहीं दिया, मैं महज उस समय 1 साल की थी। लेकिन आती है बात अब राहुल गांधी पे। वो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो राहुल गांधी के पिता भी थे, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी, उनकी बेटी प्रियंका गांधी, मतलब राजीव जी की बेटी प्रियंका गांधी और राजीव जी की पत्नी सोनिया गांधी जी, एक शब्द नहीं आया। उन्होंने एक्टर विजय जो मुख्यमंत्री हैं उनको ये नहीं कहा कि आप अपने ये चीजें वापस लीजिए, क्योंकि एक्टर विजय साहब तो हर चीज वापस ले रहे हैं, जो भी फैसला दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको 2 मंत्री पद उनकी सरकार में चाहिए थे। आज तक आपत्ति ना खड़गे साहब ने दर्ज करी कि उनके सबसे प्रिय नेता पार्टी के, जिसको प्रभाकरन ने मारा इस देश के प्रधानमंत्री को, तो मॉरलिटी की तो आप बात मत करिए। दूसरी बात, अब पेट्रोल प्राइसेस की बात करते हैं। 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सरकार पे टेक ओवर किया था, उस समय पेट्रोल के दाम करीबन 33 रुपए थे। 10 साल की जो उनकी सरकार रही 2014 तक, जब देश ने उनको अलविदा कह दिया, तब क्या थे पेट्रोल के दाम? 73 रुपीज। कितने बढ़े? 39 रुपीज के आसपास पेट्रोल के दाम सिर्फ 10 साल में बढ़े। कौन सी वॉर हो रही थी और कहां पे ऐसे स्टेट ऑफ हॉर्मस रोक दिया गया था जो इन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ाए? और जब हमने सारा के सारा तेल की कंपनियों के ऊपर डाला, एक्साइज उधर बढ़ाया कि कंज्यूमर को ना मुश्किल हो, तो क्या हुआ था हिमाचल प्रदेश की सरकार में? 5 रुपए इन्होंने दाम बढ़ाए थे। क्यों भाई? इतना पैसा जाना है क्या दीदी और भैया को कि बार बार पैसे बढ़ाए जाएंगे क्योंकि उनके ब्रीफकेस दिल्ली पहुंचने हैं, दिल्ली की कांग्रेस पार्टी चलनी है? तब इनको नहीं सिखाई दिया था किस बेसिस पे इन्होंने हिमाचल में पैसे बढ़ाए थे? तो ये बात जो बार बार कहा जाता है, मैं आपत्ति लेती हूं कि देश की जनता के चुने हुए लोगों को ये जो बोला जाता है कि बैसाखी पे है, बैसाखी पे आप लोग हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं, जो अपने नेता अपने पिता के ना हो सके, वो इस देश की जनता के क्या होंगे? ठीक है ऋतुराज झा, तेल की कीमतें बढ़ी है, वैश्विक संकट है, लेकिन लग रहा है कि आपदा में अवसर तलाश सकते हैं तो तलाश लें। रेस लगी हुई है कि सरकारी गिर जाएगी, अब नैतिकता की बात हो रही है। पांडे जी, लगातार 8 रुपया रेट बढ़ने की वजह से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, सब चीजों के दाम बढ़ गए हैं, सारी चीजें हो गई है। जहां एक तरफ ईरान और रशिया हमें सस्ता तेल देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो भाई आखिर क्या मजबूरी है कि आप अमेरिका के दबाव में जो है सो ईरान से और रशिया से, जो हमारा परंपरागत मित्र रहा है, जिसके साथ हमारी दोस्ती रही है, सालों की दोस्ती रही है, दुख सुख के साथी रहे, आज वो हमें सस्ता तेल दे रहे हैं, अनइंटरप्टेड दे रहे हैं। और आप देखो 140 करोड़ लोगों को संकट में डाल दिया है, अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया है, हमारी जो है सो पूरे हर आदमी की जिंदगी को संकट में डाल दिया है। आप देखिए किस तरीके से क्या बोलते हैं, नोएडा के अंदर में मजदूरों को सड़क पर आना पड़ा, या फिर सूरत के क्या बोलते हैं मजदूरों को जो है सो घर जाना पड़ा गैस संकट में। अब ये डीजल पेट्रोल का ऐसा संकट है, 8 रुपया बढ़ चुका है। आप सोचिए, रही बात संकट की, तो भैया जब समय ठीक था, जब क्रूड ऑयल के दाम कम थे, तो 40-50 लाख करोड़ कमाया आपने। आज अगर मान लो संकट है, चीजों को ठीक करने में समय लग रहा है, तो आप अपने वैट को कम कर सकते हो। 19 राज्यों में सरकार है, आप इनिशिएट करो। ऋतुराज भाई एक बात बताइए, ऋतुराज भाई आपने कहा कि रूस और ईरान से तेल गैस क्यों नहीं खरीदा जा रहा, ये अरविंद केजरीवाल ने भी ये सवाल पूछा है। मैं ये पूछ रहा हूं, आपको ये कैसे पता है कि रूस और ईरान से सरकार नहीं खरीद कर रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी ने क्या 3 बार नहीं कहा कि हमें जो है सो अमेरिका से 1 महीने की परमिशन मिली है?
आप मुझे बताइए, क्या हमें ईरान नहीं कह रहा है कि आप हमसे सस्ता तेल पहले ये बताइए आज खरीदे देश के नहीं लोगों ठीक को, ये देश के लोगों को, ऋतुराज भाई सुनिए, ऋतुराज भाई सुनिए, ये एक अलग विषय है कि ये सैंक्शन कहने पर मिला, ये अनुमति मिली, क्या मिली, ये एक अलग विषय है। ये एक अलग विषय है कि आज की डेट में खरीदा जा रहा है कि नहीं खरीदा जा रहा। तो पहले आप बताइए आपकी आपत्ति क्या है कि अमेरिका के प्रतिबंधों को मान रहे हैं या फिर ये आपत्ति है कि आज हम रूस और ईरान से नहीं खरीद रहे हैं? पहले ये क्या भारत सरकार ने कोई एक स्टेटमेंट दिया कि भारत की सरकार भारत के लोगों के हित के हिसाब से तेल खरीदेगी, चाहे हमें ईरान से लेना पड़े चाहे रशिया से लेना पड़े? हम कौन होते? मैं सुजाता जी के पास जाना चाह रहा था, मैं सुजाता के पास जाना चाह रहा था, लेकिन चूंकि सरकार का ये सवाल है, राधिका खेड़ा 30 सेकंड में रिप्लाई करिए। पहली बात, भारत अभी भी 1.6 बिलियन से लेकर 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जब यूएस के नहीं कहां से कर रहा है ये बता दीजिए। रशिया से, जब बीच में नहीं बोली, ऋतुराज जी सुनने की क्षमता रखिए, मेरे को मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली। क्या हो रहा है ये? फिर आप लोग क्या सोचते हैं कॉकरोच पार्टी चल रही है क्या यहाँ पे? मेरे को मेरी बात करने दीजिए, मैं बात कंप्लीट कर लूं। राकेश जी, ये तरीका नहीं है। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ऋतुराज भाई, आपको घर में बोलने नहीं थोड़ा देते क्या? जनता के पास भी जवाब जाए। बिल्कुल आपका काउंटर ठीक है ऋतुराज भाई, एक मिनट पर्सनल कमेंट नहीं। ऋतुराज भाई, आपने एक सवाल पूछा और इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि आज की डेट में रूस और ईरान से तेल गैस हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या फिर अमेरिका के प्रतिबंधों वाली बातचीज जो आपने कहा, तो उस पर जवाब सुन लीजिए राधिका का, फिर मैं आगे बढ़ूं। ऋतुराज जी, आपको घर में नहीं बोलने दिया जाता है, उसकी यहाँ पे खींच मत निकालिए, मुझे बोलने दीजिए। 40% ऑयल हमारा अभी भी पर्सनल कमेंट आप सिर्फ बताइए रूस और ईरान से तेल गैस खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं और कितना खरीद रहे हैं? रुक जाइए ऋतुराज प्लीज भाई, ऋतुराज भाई प्लीज जवाब। मौसम देख के घर आप बदलते हैं, हम नहीं। हो गया कॉकरोच। प्लीज ऋतुराज भाई प्लीज, अब चुप रहिएगा प्लीज। अब नाउ होल्ड ऑन। मैं मौसम देख के बदलूं या मैं लाइट देख के दिन रात देख के बदलूं या मैं पॉपकॉर्न देख के बदलूं या मैं हिट स्प्रे देख के बदलूं? भाई साहब, देश का संविधान मुझे हक देता है। मुझे ये बताइए, संविधान का कौन सा पेज आपको ये हक देता है कि अपनी चुनी हुई राज्यसभा सांसद, जिसको आप लोगों ने खुद चुना था, छोड़िए, उसको मुख्यमंत्री के निवास में पीटा जाए? तो महिलाओं को लेकर अभद्र काम करने वाले लोग राधिका जी वो छोड़िए उस बात को, राधिका छोड़िए प्लीज अभी दोनों लोग प्लीज मैं दोबारा मत जाइएगा मेरे पे पर्सनल। प्लीज एक मिनट ऋतुराज भाई और राधिका जी, मैं एक बार दोनों लोग की आवाज डाउन करिए। पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, मुझे छोड़कर पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए प्लीज पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। मैं स्टूडियो से बाहर हूं और मेरी आवाज आप लोगों तक 10-20 सेकंड लेट पहुंचेगी, इसलिए प्लीज। अब ऋतुराज भाई, आपने एक सवाल पूछा कि रूस और ईरान से हम तेल और गैस ले रहे हैं कि नहीं, इस पर राधिका से जवाब ले लेते हैं और कोई पर्सनल कमेंट ना करें। मैं आप दोनों लोगों से कहता हूं, अब सबकी आवाज ऑन एयर है। राधिका जी, इस सवाल का सीधा जवाब दीजिए। 40% हमारी ऑयल रिक्वायरमेंट्स आज भी रूस से पूरी होती हैं और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने एक दिन पहले ही कैटेगोरिकली क्लियर कहा, वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू आवर पीपल, और ये अमेरिका के सामने कहा, इंडिया विल सिक्योर लार्ज डिपेंडेबल एंड चीप एनर्जी रिसोर्सेज फ्रॉम वेरेवर वी वांट। Our 1.4 billion citizens deserve affordable energy. We are not under any pressure. और ये कैटेगोरिकली कल क्लियर कर दिया गया। आप टीवी नहीं देखते, सारा दिन कॉकरोच और हिट देखते हैं, तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। कॉकरोच के घर से बाहर निकलिए। 40% रिसोर्सेज आज भी हमारे रशिया से आ रहे हैं। आपको नहीं पता? यही सब कर करके राधिका जी प्लीज 30 सेकंड और ऋतुराज, उसके बाद मैं सुजाता जी आ रहा हूं। मालूम है थोड़ा सा देर हो गई। राधिका जी प्लीज जवाब आया। राधिका जी प्लीज होल्ड ऑन। राधिका जी प्लीज होल्ड ऑन। अब ऋतुराज 30 सेकंड आपको। तेल हम रूस और ईरान दोनों से ले रहे हैं, तो फिर ये सियासत वाली बातचीत क्यों? इन्होंने कहा कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, ईरान पे जवाब नहीं दिया इन्होंने, जबकि ईरान हमें सस्ता तेल दे रहा है इंडियन रुपीज में। अरे मैं इसका जवाब देती हूँ। रुपीज में हमें तेल देता था, और एक चीज समझिए, 7,000 करोड़ हमारे यूको बैंक में रखा हुआ है। राकेश जी, का सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं को लगता है, कुछ नहीं पता इनको और इनकी पार्टी को ये क्या बोल रहे हैं। अच्छा रुक जाइए, रशिया हमें सस्ता तेल दे रहा था। अच्छा रुकिए क्यों कहा कि हमें परमिशन चाहिए? ऋतुराज भाई एक बार सुजाता जी के पास चला जाओ, बहुत देर हो गई सुजाता जी, माफी के साथ। लेकिन ना तो ये सोर्स बता रहे हैं और शायद ये लग रहा है कि भाई इस देश का मिजाज नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसा नहीं है। जो बातें हो रही थी चुनावों में भी ऐसी बातें हुई, तो अब नैतिकता की बातचीत डाल दिया कि जो साथी हैं वो छोड़कर चले जाए। अब रूस और ईरान से खरीद रहे हैं
रूस से खरीद रहे हैं तो भी ये मानने की नहीं बातचीत। एक मिनट रुक जाइए ऋतुराज भाई, सुजाता जी ने नहीं बोला क्यों नहीं खरीद रहे? देखिए राकेश जी, पहले तो ये कि राहुल आ गांधी जाऊंगा, की बात ईरान पर भी जवाब देता हूं। उसके बाद ईरान रूस का भी मामला स्पष्ट करती है। ऋतुराज जी थोड़ा सा चुप रहिए, सबसे लास्ट में बोल रही हूँ मैं। तो पहले तो ये है कि मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि अगले साल तक वो एलओपी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी चिंता करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस हर राज्य में हारती जा रही है, उस समय जो आंकड़े चाहिए ना 54, वो शायद अगर कांग्रेस के पास नहीं रहे तो एलओपी का पद भी नहीं रहेगा राहुल गांधी के पास। 2014 से लेके 2024 तक एलओपी का पद नहीं था। तो ये चला ना जाए, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी गिरेगी, कब गिरेगी, बिल्ली के भागो चीका टूटेगा, ऐसा सोचते रहे, तब तक पता चला कि इनकी एलओपी की कुर्सी ही चली गई। दूसरी बात जो ये, ईरान से तेल इसलिए खरीदा नहीं जा रहा है क्योंकि ईरान पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। स्विफ्ट प्रणाली से हम पेमेंट नहीं कर सकते और डॉलर में वहां पे पेमेंट नहीं हो सकता। और जो इंश्योरेंस होता है बैरल का, जो तेल ऐसा नहीं कि जाते हैं और एक डब्बे में भर के ले आते हैं, पूरा जब बैरल आता है तो उस पे पूरा वो इंश्योरेंस होता है। और कोई भी कंपनी इस तेल पे इंश्योरेंस देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि रास्ते में अगर कुछ हो गया तो उसका बकाया ऋतुराज करेंगे या आम आदमी पार्टी की वो जो फंडेड कॉकरोच जनता पार्टी है वो करेगी, वो बताए। उसके बाद से जो बाकी सारी समस्याएं हैं, जैसे कि रूस से तो हम कभी भी खरीद रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ में जो ये अमेरिका ने बोला कि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा उस कंट्री पे जो ईरान से पूरा का पूरा तेल खरीदेगा। तो अगर ये वही लोग हैं जो अगर 25% इंडिया में एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाए तो फिर हाथों मचाइए कि मोह ट्रंप के सामने जो सरेंडर कर दिया, नरेंद्र सरेंडर। अरे आपको इससे मतलब है कि देश में तेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेल पॉइंट, मैं इसका जवाब लेता हूँ, एक बात बताते हुए सुजाता जी एक सेकंड, 30 सेकंड, सुजाता जी एक सेकंड प्लीज, सिर्फ 30 सेकंड राकेश जी। हाँ बोलिए 30 सेकंड। फ्रांस में 16% पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ी हैं। रुक जाइए ऋतुराज भाई, तुरंत आपके पास आ रहा हूँ, रुक जाइए। 20%, ठीक है। मैं बाकी यूरोप देश का बता रही हूँ। ये जो श्रीलंका में बुधवार को हॉलीडे दे दिया गया है कि भाई वहाँ पे इतनी किल्लत है। पाकिस्तान में तो गोलियां चल रही हैं, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हो, सिर्फ 5% से 8% तक की बढ़ोतरी हुई है। हाँ, महंगाई समस्या है, पर क्या ये समस्या? चलिए 30 सेकंड हुआ सुजाता जी, 30 सेकंड हुआ। एक मिनट मैडम, एक तो एक तस्वीर, एक मिनट प्लीज, एक तो तस्वीर हमने एक मिनट सुजाता जी ठीक है, एक तस्वीर भी हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हुई है डिबेट के साथ कि ये तस्वीर है पद्म पुरस्कारों का वितरण हो रहा है, राष्ट्रपति भवन से ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीर भी चूंकि आज की बड़ी खबर है, वो भी तस्वीर हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हुई है। अब ऋतुराज जा, ईरान वाले सवाल का जवाब मिल गया आपको? राकेश जी इसमें एक चीज ऐड कर सकते हैं। देखिए आप एक बात को समझिए, हमारा 80% तेल अगर अच्छा, एक बार ऋतुराज जी को मैंने टॉस कर दिया, जवाब आ जाए तो आप ऐड करिएगा। एक सेकंड, हमें 140 करोड़ लोगों का हित देखना है। आता है बाहर से, तब से ये अमेरिका के टैरिफ की बात कर रहे हैं। अगर अमेरिका टैरिफ 25% लगाएगा तो हम लोग 50% लगाएं। क्यों झुकेंगे हम अमेरिका के आगे भाई? क्या है हमारा भी अमेरिका चलता है, अमेरिका क्या करेगा? नहीं ऋतुराज भाई एक बात बताइए कि सुजाता जी ने कहा कि ईरान से तेल खरीदने पर 25% टैरिफ, तो आप ईरान की वजह से टैरिफ वॉर में फंसना चाहते हैं। एक मिनट सुजाता जी ने कहा कि ईरान से तेल खरीदने पर 25% टैरिफ भारत पर, तो आप अमेरिका से ईरान की वजह से टैरिफ वॉर में फंसना चाहते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? पांडे जी, डोनाल्ड ट्रंप ने जिन देशों पर भी टैरिफ लगाया उन्होंने पलट कर उतना ही टैरिफ लगाया, उसे वापस पीछे हटना पड़ा। हम क्यों पीछे? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ ऋतुराज भाई, मेरा सवाल कुछ और है। आप ईरान की वजह से अमेरिका से टैरिफ वॉर लड़ना चाहते हैं, हाँ या नहीं? एक मिनट, कोई बीच में नहीं आएगा। सुजाता जी रुक जाइए, आप ईरान की वजह से या ईरान के लिए अमेरिका से टैरिफ वॉर लड़ना चाहते हैं, हाँ या ना? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ ईरान के लिए आप अमेरिका से टैरिफ वॉर लड़ना चाहते हैं, हाँ या ना? अगर ईरान का तेल लेने से 140 करोड़ लोगों का जवाब दे दूं राकेश जी, ईरान हमारा देश। अब राधिका जी सुनिए, राधिका जी एक्चुअली करेक्ट, हाँ ठीक है राधिका जी, ऋतुराज कह रहे हैं कि ईरान दोस्त है इसलिए ईरान से आप अमेरिका से टैरिफ वॉर लड़िए। राकेश जी आपको याद होगा कि अमेरिका के डर से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने ईरान से तेल लेना कम कर दिया था। जब हिलरी क्लिंटन हिंदुस्तान आ रही थी तो फर्टिलाइजर्स भी अमेरिका के डर से लेने बंद कर दिए थे। लेकिन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मैं आपके बीच में नहीं बोली, सुन लीजिए राकेश जी, प्लीज इनको म्यूट कराइए। राकेश जी मैं बात कैसे कंप्लीट करूं, ये फैक्ट्स रखने नहीं दे रहे। ऋतुराज भाई समय थोड़ा सा कम है, एक बार फिर से राष्ट्रपति भवन की ओर रुख करना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाइए, राधिका का जवाब लेने दीजिए।
माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च से अप्रैल 2026 में इसी साल मतलब मार्च और अप्रैल में नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखते हुए रशिया से तो रिकॉर्ड तेल लिया ही, साथ ही ईरान से 7 साल बाद तेल का कार्गो उठाया है। यानी देश के हित में जहां से भी सस्ता तेल मिला सरकारी कंपनी ने खरीदा। केजरीवाल साहब का ये कहना और इनके प्रवक्ता का यहाँ पे कि तेल नहीं ठीक है, मैं आप सबको रोकता हूँ, आप सबको रोकता हूँ राधिका जी, फिर इस पर चर्चा होगी। आप सबको रोकता हूं। बड़ी खबर राष्ट्रपति भवन से पद्म पुरस्कार समारोह चल रहे हैं। इस समय की तस्वीरें, धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया है। हेमा मालिनी जी ने उनका सम्मान ये लिया धर्मेंद्र जी के बिहाफ पर। केटी थॉमस को पद्म विभूषण सम्मान, एन राजम को पद्म विभूषण सम्मान, भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण सम्मान, भरत सिंह भारती को पद्मश्री, वीके मल्होत्रा को पद्म भूषण सम्मान, स्वामी ब्रह्मदेव को पद्मश्री सम्मान और क्रिकेटर हरमनप्रीत को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। ये राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जो कला, समाज सेवा, खेल, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, अलग अलग क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट काम करते हैं उनके सम्मान में ये पुरस्कार उन्हें दिया जाता है। 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी गई है 2026 के लिए, जिन्हें राष्ट्रपति भवन में ये जो विशेष समारोह, इस समारोह के जरिए उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। श्री अंके गौड़ा एन, समाज सेवा।